यही कहते थे कि राम काल्पनिक है। इनकी अम्मी कहती थी। राहुल गांधी आज राम मंदिर पर बात करने का काम करे, इनको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। राम ज्यादा ही राम मंदिर पर बात करे, कोई हराम ज्यादा राम मंदिर पर बात मत करे। जो राम मंदिर के चंदे में सेंधमारी करने का काम करते हैं उनको छोटा मोटा दंड नहीं देना चाहिए, उनको महादंड देना चाहिए। जब उसके हाथ में कलम थी, कागज था, ज्ञापन था, तब तुमने दिखाया अपने चैनल पर, तब कप्तान ने देखा था, तब मुख्यमंत्री ने नोटिस किया था भरत तिवारी को, तब डीजीपी ने नोटिस किया था भरत तिवारी को। किसी ने नोटिस किया था क्या? नहीं, नोटिस नहीं किया, नहीं किया। इसीलिए लेकिन भरत तिवारी ने पिस्टल ले ली, पूरे देश ने नोटिस कर लिया। भरत तिवारी का ट्रायल क्यों नहीं चलवाया? अगर भरत तिवारी दोषी था तो मानसिक विक्षिप्त था, उसको कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? कोर्ट डिसाइड करता क्या था क्या नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। अगर पूरे देश में किसी बात की चर्चा है तो वह है उत्तर प्रदेश का अयोध्या राम मंदिर में जिस प्रकार से चंदा चोरी हुआ है उसका एसआईटी रिपोर्ट आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी आरोपी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में मैं अभिषेक ठाकुर के पास पहुंचा हूं मैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी इन्होंने ए से लेकर जेड तक कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरा घोटाला गिनाया था। लेकिन अब मैं इनके पास आया हूं अयोध्या में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में जानने के लिए। अब बीजेपी का बताइए ए से जेड तक। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने ए से जेड तक घोटाले करे, कोई भी अल्फाबेट नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। मैं फिर बता देता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। ए फॉर आदर्श स्कैम, बी फॉर बोफोर्स स्कैम, सी फॉर CWG स्कैम, डी फॉर देवास स्कैम, ई फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, एफ फॉर फोल्डर स्कैम, जी फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, एच फॉर हर्षद मेहता स्कैम, आई फॉर IPL स्कैम, जे फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, के फॉर केतन प्रकाश स्टॉक मार्केटिंग स्कैम, एल फॉर LIC हाउसिंग स्कैम, एम फॉर मधु कोटा स्कैम, एन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O for Orient Bank Quest Golden scam, P for Punjab Counseling State scam, Q for Quest Golden scam, R for Ration Card scam, S for Satya Prakash 2G scam, T for Telecom 2G scam, R for Ration Card scam। अब ए से स्टार्ट करिए अयोध्या स्कैम से बीजेपी। अब मेरी बात सुनिए, इनके स्कैम गिनाने का रीजन ये है कि इन्होंने घोटाला करा और उसको घोटाले को एक तरीके से सफाई से अलग साइड करने का काम करा। लेकिन राम मंदिर में जिन्होंने चंदा चोरी करी उनकी गिरफ्तारी हुई है और खुल करके आपके सामने चीजें आई हैं। मुझे आप बता दी हर्षद मेहता स्कैम में किन किन का नाम आया था? आज वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? आज भी SIT बनी, जांच हुई, सारी चीजें हुई, जांच के सबूत खत्म करे गए। राहुल गांधी के ऊपर तो सुकन्या बलात्कार का केस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। आज पूरा विपक्ष जो एकजुट होकर आवाज उठा रहा है, कह रहे कि अब बीजेपी का लंका दहन होगा अयोध्या से ही। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी घोटाला करा उनको फांसी से बड़ी सजा होनी चाहिए। जो राम मंदिर के चंदे में सेंधमारी करने का काम करते हैं उनको छोटा मोटा दंड नहीं देना चाहिए, उनको महादंड देना चाहिए। इतना बड़ा दंड देना चाहिए कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि राम से जिन्होंने बैर लिया उनका क्या हाल हुआ है। नहीं तो मेरा सवाल ये भी तो होगा इसमें फिर, अयोध्या की सुरक्षा के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में कोई सेंध तक नहीं डाल सकता, तो योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। राम मंदिर तीर्थ का जो ट्रस्ट था वो RSS और केंद्र सरकार ने बना के दिया, तो उसमें योगी जी का कोई लेना देना नहीं है। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना योगी जी को मत बनाइए। राम मंदिर के तीर्थ ट्रस्ट के लोगों ने जिन्होंने भी ये घोटाला घपला करने का काम करा, जिन का उसमें नाम है, उनको कठोर से कठोर दंड माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देगी। और आप इसी सरकार पर भरोसा कर सकते, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते जिन्होंने हर्षद मेहता और IPL के नाम पर और इस देश के अंदर ओलंपिक के नाम पर देश को लूटने का काम। कि योगी जी को साइड कर दीजिए अयोध्या के मामले से, लेकिन यूपी में योगी जी के ही तो लंका दहन करने की बात चल रही है। आप एक बात बताइए, जो भगवाधारियों की लंका दहन करने की बात करते हैं वो उनकी लंका ऑलरेडी दहन हो चुकी है। उनकी 400 सीटें थी, आज 40 पर सिमट गए हैं। जो पार्टी पूरे राष्ट्र के अंदर फैली हुई थी, भारत में फैली हुई थी, आज एक परिवारवाद के अंदर फैली हुई है। राहुल गांधी आज राम मंदिर पर बात करने का काम करे, इनको शर्म नहीं आती? सोनिया गांधी और विपक्ष आज राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहा है, इनको शर्म नहीं आती? शर्म किस बात का? चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। ये वही मौलाना अखिलेश यादव, वही कांग्रेस पार्टी के ये साहब बैठे हुए हैं जिनको आप कांग्रेस पार्टी का शहजादा कहते हो। यही कहते थे कि राम काल्पनिक है। इनकी अम्मी कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और आज वो लोग आकर के राम मंदिर पे बात करने का काम करेंगे।
वही केजरीवाल है जो कहता था राम मंदिर नहीं जाएंगे, वही नवाजवादी है जो कहता था हम क्या करने जाएंगे राम मंदिर में। ये कहते थे हमें कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से, क्योंकि 20% मुसलमानों का वोट बैंक इन लोगों को प्यारा था। और आज इनको राम मंदिर में चंदा चोरी हुई तो ये लोग भी अब नारे लगाने का काम करेंगे कि चंदा चोर मंदिर छोड़। बिल्कुल चंदा चोर मंदिर छोड़ेंगे। राम हमारे वंश पूर्वज थे। मैं भी क्षत्रिय कुल से आता हूँ जिस कुल में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, और हमारे कुल में हमेशा भगवानों का जन्म हुआ है। हम गर्व करता हूँ अपने कुल पे। राम हमारे पूर्वज थे। हाँ। और जिन्होंने भी राम मंदिर का चंदा चुराया उनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे नहीं है, उनकी जगह जहन्नुम में है। उनको वहां भेजने का काम करो। लेकिन राम मंदिर पे वही बात करे जो राम ज्यादा हो। राम ज्यादा ही राम मंदिर पे बात करे, कोई हराम ज्यादा राम मंदिर पे बात मत करे। लेकिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन आरोपियों को नाम आ रहा है, उसमें 2 यादव हैं। अखिलेश यादव कहना कि जिन्होंने गुनाह नहीं किया है उनको फंसाया जा रहा है इसमें। जो बड़े तार हैं उसको पकड़िए आप। अच्छा, जिसका भी नाम आएगा वही पकड़ा जाएगा। ना खाता ना वही जो अखिलेश यादव कह देंगे वही सही, ये तो चलेगा नहीं। जिसका नाम होगा, जिसका नाम आएगा एसआईटी में, हाँ। प्रूफ होगा, सारी चीजें सबूत जाएंगे कोर्ट में। ये थोड़ी कि आप जो कह दोगे कि वही हो जाएगा। कोर्ट तो सबूत से चलता है ना। हाँ। अगर नहीं हो दोषी तो न्यायालय पे भरोसा रखें, न्यायालय उन्हें बरी राम कर मंदिर के देगा। मुद्दे पर पिंकी चौधरी जी का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का चंदा था तो हिंदुओं ने अगर लूट के खाया है तो उसमें कोई दिक्कत मैं नहीं है। कहता हूँ राम की बात राम ज्यादा करे, हराम ज्यादा ना करें। जिनको राम से दिक्कत था, राम से जिन्होंने बैर करने का काम करा, हाँ। जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ वकील लगाने का काम करे, जिन्होंने कारसियों के ऊपर गोली चलवाने का काम करा, जिन्होंने ये खड़े होकर के जिनके अब्बा ने ये स्टेटमेंट देने का काम करा कि मैंने 17 हिंदू मरवाए, जरूरत पड़ती तो 50 भी मरवा देता मुसलमानों के लिए, वो राम मंदिर पर ज्ञान ना दे। राम के तो मेरा पूर्वज सवाल ये है कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया, क्या इसी वजह से राम मंदिर बनाया कि वहां पे चंदा चोरी हो, 100 करोड़ जो हिंदू है उनकी आस्था का अपमान हो? अब एक बात बताइए, कोई बच्चा पैदा करता है तो वो तो इसलिए नहीं पैदा करता कि अपराधी बने। बिल्कुल। अब कर देता तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है? एक चंदा 2 4 5 8 पकड़े गए तो इसमें सबको दोषी थोड़ी ठहरा दोगे आप। सबके आस्था का विषय, राम मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं है। राम राष्ट्र नीति तय करते हैं। बिल्कुल। भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, सभी ये गलत हो। आप पॉलिटिकल पोस्ट का माइक पकड़ करके भरत तिवारी का एनकाउंटर बोल रहे हो, थोड़ी तो लज्जा रखो। ये शब्द एक सेकंड में चीजों को अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। भरत तिवारी की हत्या करी है प्रशासन ने, एनकाउंटर का नाम दे करके आप लोग उसको अनर्गल तरीके से बहलाने का काम कर रहे हो। आपने वो वाली वीडियो देखी है जिसमें हथियार लहरा रहा था? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। आप उसको अपराधी नहीं मानेंगे? आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर उसने सरेंडर करा? वो वीडियो नहीं देखी? पुलिस ये भी कह रही है ना कि वो पिस्तल की तरफ दौड़ा वो पकड़ने के लिए। अच्छा, वो वीडियो देखी आपने? पुलिस का बयान है, ऑफिशियल बयान है। अच्छा, वीडियो देखी आपने? हमने तो वहां देखी, उसने दे दिया और बोला सरेंडर कर रहा हूं। इस केस में अभी तक आपने क्या समझा भरत तिवारी के मामले? समझने का क्या विषय? भरत तिवारी की हत्या करी गई जब इस देश के जो वहां के एसपी साहब हैं, जो बिहार के डीजीपी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं वो मानसिक विक्षिप्त था। हाँ बिल्कुल। चलिए, अगर मानसिक कोई व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है तो उसके ऊपर तो आप गोली चला ही नहीं सकते। फिर आपने कैसे उसका एनकाउंटर कर दिया? फिर तो पिस्टल की बात, घुमाने की बात, नचाने की बात सब तो खत्म हो गई। मानसिक विक्षिप्त आदमी के ऊपर गोली चलाओगे? नहीं, कितना दम है इस बिहार के डीजीपी में, कितना दम है वहां के एसपी कप्तान में, कितना दम है वहां के मुख्यमंत्री में? एक निर्दोष की हत्या कर दोगे तुम, और आज तुम पॉलिटिकल पोस्ट का माइक पकड़ करके तुम बहुत बड़े पत्रकार बन गए। सवाल पूछ रहे, तुमने तब क्यों सवाल नहीं पूछा? सरकार किसकी है? एक मिनट, सरकार से पूछो उसकी हत्या क्यों हुई? पूछा आपने? हिम्मत नहीं है क्या? पूछो। नहीं, सरकार किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की है। वहां का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। बोलो गलत? हाँ, बिल्कुल बोलो। मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल गलत किया है। उनके पास पूरी जानकारी नहीं पहुंची है। डीजीपी ने गलत, पूरी जानकारी नहीं दी। एसपी ने गलत करा। बिल्कुल, एसपी ने गलत किया, गलत करा। मैं तो कह रहा पूरा थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए बस। किसी का माई का लाल मार दिया, तुम करो सस्पेंड कर देना चाहिए। जिन्होंने एनकाउंटर करा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। खून का बदला खून, हत्या का बदला हत्या। मतलब बीजेपी की सरकार जो है वो हिंदुत्व की नहीं रह गई वहां पर। अगर कोई अपने क्षेत्र में अगर आजादी की बीजेपी को इसमें लेना देना नहीं है। फिर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है तो जिन अधिकारियों ने करा उनको एनकाउंटर करवाओ।
जो मुख्यमंत्री का बयान जो सामने आया था, उन्होंने कहा कि मुझे जो वीडियो दिखाया गया उसमें पिस्टल लहराते हुए, और मुझे लगा कि ये मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, ठीक नहीं है। जब सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपको लग रहा है वो मानसिक विक्षिप्त है, हाँ। तो मानसिक विक्षिप्त के लिए भारत का कानून कहता है कि उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते। आज एक बात बताइए, पॉलिटिकल पोस्ट के बहुत बड़े एंकर पवन जी, कि इस देश के अंदर 26/11 का हमला होता है, बिल्कुल। कौन करता है? कसाब। इस देश के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं भारत के अंदर, उनको पकड़ने का काम करते हैं इस देश की पुलिस, इस देश की एजेंसियां। उनका कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, उनका ट्रायल चलता है जिन्होंने हजारों लोगों का नरसंहार करवा दिया, उनका कोर्ट में ट्रायल चलता है, उनको कोर्ट सजा सुनाती है और उनको कई सालों बाद फांसी होती है। तो भरत तिवारी का ट्रायल क्यों नहीं चलवाया? अगर भरत तिवारी दोषी था तो मानसिक विक्षिप्त था, उसको कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? कोर्ट डिसाइड करता क्या था क्या नहीं था। और पवन, मुझे एक बात बताओ, तुम पॉलिटिकल पोस्ट के एंकर हो, मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भरत तिवारी डीएम के पास ज्ञापन लेकर पहुंच रहा था, तुमने चलाया अपनी न्यूज पे? जब भरत तिवारी नेताओं से मिलने का काम कर रहा था ज्ञापन लेकर के, जब भरत तिवारी अपने जिले के विकास की बात कर रहा था, अपने उस गांव के विकास की बात कर रहा था, वहां के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाह रहा था, गली गली घर घर कूचे कूचे में जाकर के वहां के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, न्याय की बात कर रहा था, जब उसके हाथ में कलम थी, कागज था, ज्ञापन था, तब तुमने दिखाया अपने चैनल पर, तब कप्तान ने देखा था, तब मुख्यमंत्री ने नोटिस किया था भरत तिवारी को, तब डीजीपी ने नोटिस किया था भरत तिवारी को, किया था क्या? ठीक है, मैं आपकी बात किसी ने नोटिस किया था क्या? नहीं, नोटिस नहीं किया, नहीं किया, इसीलिए तो लेकिन भरत तिवारी ने पिस्टल ले ली, पूरे देश ने नोटिस कर लिया, ओह कितना बड़ा अपराध कर दिया, पुलिस पे पिस्टल तान दिया। मैं आपकी बात करता हूं, रुकिए, मैं आप ही की बात करूंगा। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और गौ सेवा की बात करते हैं। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में कितनी बार पिस्टल लहराई है वीडियो में? आपने क्या पिस्टल उठा लिया? तो मेरी जरूरत, सुनो, अभी भी हिंदुओं का लफ्ज याद हो रहा है। मुझे जरूरत पड़ेगी, कोई मेरी सुरक्षा में सेंधमारी करेगा, हाँ। तो भरत तिवारी ने पिस्टल दिखाई थी, मैं गोली मार दूंगा। फिर क्या फर्क रह गया बताइए अपराधी में? और इस देश का संविधान मुझे राइट देता है कि आपको अगर किसी व्यक्ति से जान का खतरा है तो आप उसकी हत्या कर दो। मेरी कोई हत्या करने आएगा, मैं उसको फूल माला लेके बैठूं, 112 फोन मिलाऊं, जी मेरे पे गोली चलनी जा रही है, बताएं क्या करें? मैं तो आजाद भारत के आजाद भारत में पहला ऐसा देख रहा हूँ विकास मांगने का तरीका कि वो पिस्टल लहरा के वो विकास मांगा जा रहा है। अरे प्रोटेस्ट कीजिए, आप सुनिए, प्रोटेस्ट कीजिए, मांग रखिए, सुनिए। ये ज्ञान किताबों में अच्छा लगता है। हाँ। जब इस देश के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना क्रांतिकारी, तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर एक बम गिराने का काम करा। क्यों? क्योंकि सत्ता जब गूंगी, बहरी, अंधी हो जाती है ना, तो उसको जगाने के लिए युवाओं को हथियार उठाना पड़ता है। और भरत तिवारी ने उठाए तो गलत हो गए। और आज ये नील चट्टा, ये नीला सलाम, चंद्रशेखर रावण, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कहते हो ना कि जातिवाद की बात करते हो। हाँ। भरत तिवारी जिस गांव की हक की लड़ाई लड़ रहा था उसमें 90% दलित हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि 90% दलित थे और वो किसी भी जाति के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने पूरे गांव के और समाज के लिए लड़ रहा था। ये क्यों नहीं गया भरत तिवारी के यहाँ? क्योंकि ब्राह्मण था। क्योंकि ब्राह्मण लड़ाई कर रहा था ना। फिर लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये सब चीजें आप खुद ही बता रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, जो मांगे उठ रही हैं, जो उनके गांव में जो बातें चल रही है कि हम भगत सिंह थे, भगत सिंह जो तुलना हो रही है, क्या वाकई में क्या भरत तिवारी भगत सिंह था? बिल्कुल। मैं पहले उस भाई की दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान, इसकी प्रार्थना करता हूँ। हाँ। उस युवा ने इस देश के युवाओं को ये दिखाने का काम करा कि जिस प्रकार से एक समय पर जब किसी की बात नहीं सुनी जाती है, जब किसी को बहुत ज्यादा बेफट कर करके परेशान हो जाता है, जब आदमी कलम कागज का साथ छोड़ देता है तो हाथ में हथियार पकड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को कितना समझाया था कि नहीं समझाया था? उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, आधा राज्य मत तो साहब 5 गांव दे दिया था। क्या बोला था? सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो उसने वो रास्ता चुना, क्या गलत है? तो क्या आप एक बात बताइए, वो कप्तान
ये कप्तान है उस जिले का। हाँ। अगर कप्तान तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना और तुम सच में मर्द के बच्चे हो, तुम सच में मर्द के बच्चे हो और तुम कप्तान हो, और डीजीपी साहब तुम भी बहुत बड़े मर्द के बच्चे हो, तो जिस प्रकार से तुमने भरत तिवारी को मारा ना, मैं अभिषेक ठाकुर हूँ, मुझे उठवाओ, तुम करवाओ इनकाउंटर। बिहार जाएंगे कभी आप? बिहार में 200 बार जाऊँ, 2 लाख बार, भारत का आधार कार्ड है मेरे पास, उसके बाद मैं धमकी पूरे दे रहे हैं भारत में कहीं भी चला जाऊँ। धमकी भी दे रहे हैं डीजी साहब को? एक देश का सच्चा नागरिक हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, हाँ। इनसे नहीं डरूंगा। अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा, इनको बता देना। डीजीपी और एसपी साहब, ये एसपी उसके जाके भाई को धमकाने का काम कर रहा है। एक तो उसके भाई को मार दिया, हत्या कर दी, और उसके भाई को कह रहा है कि जो उसके साथ करा तेरे साथ कर देंगे। उन्होंने पुलिस की वर्दी छोड़ दी, पुलिस की जो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। छोड़ना पड़ेगा। नहीं, उनके भाई ने जो पुलिस की नौकरी पकड़ी थी वो भी छोड़ दिया उन्होंने। आप एक बात बताओ ना, जब अधिकारी ऐसे काम करेंगे तो क्या करेगा अगला आदमी? जाके कप्तान वहां धमकाने का काम। तुम इतने मर्द के बच्चे थे तो उसको घेर के तुमने क्यों मारा? लेकिन क्या अब इसकी मौत के बाद, इस हत्या के बाद, क्या अब उसके क्षेत्र में विकास हो पाएगा? विकास, अब देखिए, अगर मृत्यु के बाद विकास हो तो फिर वो क्या ही विकास, विकास तो अब हो गई, क्योंकि अब सबके सामने चीजें हैं। लेकिन भरत तिवारी जब न्याय की लड़ाई किताब कलम पकड़ करके, ज्ञापन पकड़ के कर रहा था, तब उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? मुद्दे की बात आज ये है, भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। भरत तिवारी कोई आदतन अपराधी नहीं था, भरत तिवारी पर क्रिमिनल केस नहीं थे, भरत तिवारी ने किसी बहन बेटी का दुपट्टा नहीं खींचा था, भरत तिवारी भूमाफिया नहीं था, भरत तिवारी लव जिहाद नहीं करता था, भरत तिवारी ने किसी मुसलमान बहन बेटी का शोषण बलात्कार नहीं करा था, भरत तिवारी वहां शराब इलीगल रूप से नहीं बेच रहा था। तो भरत तिवारी की हत्या क्यों करी गई? अब खैनी खाने वाले मुख्यमंत्री जी बताइए। अभी आप मेरे पर सवाल पूछ रहे थे कि जब डीएम सौंपा गया ज्ञापन कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बाढ़ से राहत मिलनी चाहिए, तो वहाँ के गांव वाले क्या सो रहे थे? वहाँ के गांव वाले ने क्यों आवाज़ नहीं उठाया? उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं जब पुलिस उनका इनकाउंटर करने के लिए जब घर के सामने खड़ी यही हो तो गई? हमारे समाज की एक सच्चाई है कि जब कोई युवा इस देश को बदलने की तरफ, देखिए इस देश के नेताओं का दोगलापन देखिए, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं, सारी पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, सबकी सब पार्टी में ऐसे ही लोग हैं। मैं किसी पार्टी का महिमा मंडन नहीं करता, वो चाहे कमल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, या फिर कुछ भी हो, सब पार्टी में ऐसे लोग बैठे ये कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को इस देश का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन ये जो 60-60, 70-70 साल के, 50-50 साल से जो सत्ता में मगरमच्छ बैठा रखे हैं, ये युवाओं को आगे आने देते हैं क्या? ये उनको विकास कराने देते हैं क्या? मतलब तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। ठीक है, अभी आपने कहा कि एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो है नेता, जो है जो नेता है वो बहुत दोगले होते हैं। ये बहुत अपनी अच्छी बात कही है। अभी आप मध्य प्रदेश भी गए थे, मैंने आपकी वीडियो देखी है, जो 14 गौ रक्षकों को जो फांसी की सजा दिया गया। ठीक है, मैं सवाल पूछ लूं? बिल्कुल, आज्ञा है? हक से। बिल्कुल। आप गए वहां पर? मजबूती से पूछिएगा। बिल्कुल मजबूती से पूछेंगे, और मजबूत से एकदम माइक भी पकड़ा हुआ है मैंने एकदम। आप गए, उनके परिवार वालों से अपने बातचीत करी, लेकिन कुछ लोग आपको भी दोगला कह रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ लोग उसमें सीधा आपने उस मुसलमान की जो हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, आपको वो नजर नहीं आया? 3 अगस्त 2022 को उसका मॉब लिंचिंग हो गया सड़क पे गाड़ी खड़ा करके, आप वो नजर नहीं आया? आप उसके परिवार से क्यों नहीं गए मिलने? अगर तुम गाय काटते, तुम्हारी हत्या मैं कर देता, तुम्हारे परिवार से सारा मुल्ला मिलने आता। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर इस देश का मुसलमान कितना दोगला है, कितना नीच है, नीचता की पराकाष्ठा कितनी भरी हुई इनके अंदर। एक तरफ बंगाल के अंदर पहले तो गाय काटने का काम कर रहे थे, इस ईद पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, तो कहते गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो, और यही लोग गाय काटने का काम करते हैं। अगर वो 2 कौड़ी का नीच गाय को काटने का काम नहीं करता, गाय को ले जाने का काम नहीं करता, तो उसकी हत्या होती क्या? उसकी बिल्कुल उसकी हत्या, मैं उनकी जगह होता, मैं अकेले उसकी हत्या कर देता। और मैं कहता 2 उसमें बच गए, गलत हुआ, वो 3 थे, एक की हत्या हुई, तीनों की हत्या होनी चाहिए थी। देखो पवन जी, आप पॉलिटिकल पोस्ट का माइक पकड़ के इंटेलेक्चुअल बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन गाय को मैं माता मानता हूँ। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। कोई 2 कौड़ी का नीच कटवा सुअर का बच्चा हमारी गाय को काटने का काम करेगा, मैं उसके घर पे अभिषेक ठाकुर मिलने जाएगा, मैं उसके माँ बाप को भी मार दूं जिस कोख से फैक्ट्री से ये सुअर की औलाद पैदा होने का काम करते। अब बताओ,
अब मैं आपको बताऊं, मुझे कौन मुल्ला क्या कहता है, अभिषेक ठाकुर को फर्क नहीं पड़ता, इनके अल्लाह को फर्क पड़ता होगा। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक फैक्ट्री है, अनिल अग्रवाल नाम का वो व्यक्ति है, अच्छा, जो फैक्ट्री चलाता है। जी भाई। उस फैक्ट्री में आप जाइए, बाहर देखिए कितने गायें जो है लाश मिल जाएगी आपको बाहर ही, कितनी गायों की फैक्ट्री में लाश, वो जो वहां पे वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग। आप वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों आवाज उठाएं? पहले आप पूरा डाटा फैक्ट चेक करके आइए, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं आपको डाटा दे दूंगा। गौ माता हो जाती हैं, हाँ, तो जो जिस पर, जैसे आप अभी गाजियाबाद में बैठे हो, जहाँ की जो पार्षद लेवल के व्यक्ति होते हैं, जैसे दिल्ली में आप बैठेंगे तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एनडीएमसी है, आप देखेंगे कि एनडीएमसी के क्षेत्र में अगर किसी गौ माता की हत्या हो गई तो वहाँ के लोग हैं वो गौ माता के जाकर के शव का गृह संस्कार करने का काम करेंगे। तो जहाँ पर ज्यादा चीजें होंगी वहाँ पर ज्यादा होंगी। फैक्ट्री में कहाँ, फैक्ट्री में गाय कट ही नहीं सकती। आपको पूरे फैक्ट के साथ, पूरे होशो आवाज के साथ आपके चैनल पॉलिटिकल पोस्ट पे कह रहा हूँ, भारत में गाय काटना निषेध है, क्योंकि भारत के 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदू इसको अपनी माता मानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48 के अंदर लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि गाय को नहीं काट सकते। प्रत्येक राज्य की सरकारों की ये जिम्मेवारी होती है कि गौ संरक्षण पर काम करें। संविधान की धारा 48 ही कहने का काम करती, तो भारत में तो गाय कट ही नहीं सकती। मैं संविधान की बात करता हूँ, अभी दिखा दूं, आप जो जज पढ़ लीजिए। बिल्कुल हम पढ़ लेंगे, उसको चिंता मत करिए। जब संविधान में ये चीज है तो कोई कैसे गाय काट सकता है? अगर कोई गाय काट रहा है तो अगर गाय काटने वाले को कोई मारता है, रोकता है, तो संवैधानिक रूप से अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि संविधान गाय काटने की इजाजत नहीं देता, गाय बचाने की इजाजत देता है। ठीक है, समझ गए? संवैधानिक पद पे कोई बैठा व्यक्ति, उसका कोई धर्म, समुदाय, जाति होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ का भी जाति धर्म है? बिल्कुल है, योगी जी तो खुद कहते हैं मैं हिंदू हूँ। कितनी बार सुना होगा आपने भाषणों में। लेकिन मैंने जो पढ़ाई की है संविधान, अभी आपने संविधान को कोट किया है, तो मेरे हिसाब से जो है उसका कौन, अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, ना उसका कोई जाति होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। किसने कहा नहीं होता है? होता है, जाति धर्म होता है, क्यों नहीं होता? मैं अभिषेक ठाकुर किसी संवैधानिक पद पे रहूंगा तो मैं कुछ और नाम धर दोगे मेरे। आपको मध्य प्रदेश के जो जज थे उनका, प्राउड हिंदू रहूंगा, छत्री। और मध्य प्रदेश की जो जज थी उनका आपको जाति पता चल गया, उनका धर्म आपको पता चल गया? मैंने कहा होता है, बिल्कुल तो है, उनका धर्म मूल्य है, वो क्या गलत है इसमें? मैंने ये बोला कि नहीं होता? मैंने कहा होता है। उन्होंने जो निर्णय दिया है, उन्होंने जाति और धर्म से अलग होकर उन्होंने, आप कैसे बात कह सकते हैं? आप कैसे बात कह सकते कि अलग होकर सुनाया? मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान थी, उनका नाम तबस्सुम खान था। इसकी ईर्ष्या की वजह से ही उन्होंने 14 गौरक्षकों को, जो गौ माता को काटने से बचाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि संवैधानिक अधिकार था, संविधान की धारा 48 ये अधिकार देती है कि आप गौ माता को कटने से बचाएं, उन्होंने उनको बचाने का काम करा, जिसके बदले वो मुस्लिम थी। इस ईर्ष्या की वजह से उनको सारी जांच की जो किताबें थी सब फाड़ के फेंक दी आपने तुरंत ही। मैंने कहा फेंक दी? मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि जांच के फाड़ के फेंक दी? आपने तो फाड़ के फेंक दिया। आपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालेंगे आप? मैंने तो नहीं कहा फेंक दी, तो मैंने कहा अब इसके आगे हाई कोर्ट में जाएंगे। विदाउट किसी जांच को किसी को मतलब कैसे फांसी की सजा सुना सकती है? मतलब आजीवन कारावास कैसे? आपने तबस्सुम खान से जाके ऐसी माइक लगा के पूछना, वो बताएंगे कैसे। मौका मिलेगा तो उनसे भी पास जाएंगे हम बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, विरोध करता हूँ कि 14 गौरक्षक जिन्होंने संवैधानिक काम करने का काम करा, उनको उम्र कैद सुना दी। जो इस देश के अंदर आज कितनी शर्म की बात है, आप और मैं बैठ करके इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी भारत में 2-2 साल के बच्चों का बलात्कार होता है, उनको उम्र कैद नहीं होती, 2 महीने में बाहर आ जाते। इसी देश के अंदर जो पार्लियामेंट में, संसद भवन पे अटैक करने का काम करते हैं, उनको 20 साल बाद फांसी देने का काम इस देश की सरकार करती है। इसी देश के अंदर जिन्होंने 26/11 का हमला करा, इसी देश के अंदर आए दिन उरी से लेकर के पहलगाम तक भारत की आत्मा को छेड़ने का काम करा, झिझोरने का काम करा, उनको 20-20, 30-30, 40-40 साल बाद सजा मिलती है। लेकिन एक गौरक्षक जिसने अपनी माता को बचाने का काम करा, भारत के हर व्यक्ति को अपनी माता को बचाने का अधिकार है, उसको उम्र कैद 2-3 साल में सुना दी जाती है। क्या सवाल मेरा यही है कि वो तब सुनाया जाता है जब जज तबस्सुम खान हो और कोई गौरक्षक हिंदू हो। मेरा आखिरी सवाल यही है कि सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। इसमें जो लोग दोषी हैं उनको निकालिए। जिन्होंने अधिकारियों ने गलत तरीके से काम करने का काम करा, उनको सस्पेंड करने का काम करिए। जो पूरा गांव अगर हिंदुओं के सपोर्ट में बोलने का काम कर रहा है,
यहाँ पर अगर भी अभी आपको मैं गोली मार दूं तो यहाँ पर 4 लोग बैठे यही तो गवाही देंगे, बिल्कुल गवाही देंगे, यही लोग गवाही देंगे। बिल्कुल। कोई जज साहिबा पर्चा तो नहीं खोल देंगे कि अग्र मस्तिष्क पीछे के मस्तिष्क से उन्हें पता चल जाएगा इसने क्राइम करा है। जब वहाँ के पूरे गांव वाले कह रहे इन्होंने हत्या नहीं करी तो उनके ऊपर FIR क्यों लॉन्च हुई? तो क्या जज, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या पूरे जज थे उनका कोई आपसी दुश्मनी था? आप पूछ के बताइएगा जब जाएं तो। ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद।